हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है मेरा पैराफिन एंड एस्फाल्टीन। पैराफिन एंड एस्फाल्टीन, बेसिकली पैराफिन एंड एस्फाल्टीन ना मेरे एक तरह से प्रॉब्लम है वेल में। अगर इसकी डिपोजिशन हो जाए, पैराफिन एस्फाल्टीन मेरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब मेरी वेल में इसकी मान लो ट्यूबिंग के अंदर डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। पैराफिन मेरे रहते हैं, पैराफिन बेसिकली मेरे एल्केन्स रहते हैं, सिंगल चेन एल्केन्स। अगर हम देखें तो पैराफिन सिंगल चेन एल्केन हाइड्रोकार्बन रहते हैं, सिंगल चेन एल्केन हाइड्रोकार्बन, यानी कि सी ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स रहती है, कार्बन्स की लॉन्ग चेन एल्केन्स पैराफिन्स। एंड एस्पाल्टेन्स मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं जो मेरे हैवी मॉलिक्यूलर वेट एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, या साइक्लिक कंपाउंड जो भी मेरे बड़े बड़े रहते हैं वो मेरे एस्पाल्टीन रहते हैं, और पैराफिन मेरे एल्केन्स रहते हैं। ठीक है, मेन इनसे क्या दिक्कत होती है, अगर ये डिपॉजिट होने लग गए ना वेल में, तो ये वेल के ट्यूबिंग के अगर डिपॉजिट होने लगे तो ट्यूबिंग को वियर करना शुरू कर देते हैं। एक तो डायमीटर कम कर रहे हैं मेरा, जो मेरी प्रोडक्शन की है, दूसरा है मेरा वियर करना शुरू कर देंगे ट्यूबिंग को। ट्यूबिंग मेरी कुछ समय बाद मेरे को क्या बदलनी पड़ जाएगी। जो मेरा ये इक्विपमेंट है ट्यूबिंग कॉस्टली रहती है, और इसको बदलना भी क्या एक रिग लेके आना, पूरी कॉस्ट वगैरह सब बढ़ जाएगी अगर मेरी पैराफिन डिपॉजिट हो रही है। दूसरा मेरी एक लीक भी हो सकती है ट्यूबिंग। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरी ट्यूबिंग ही नहीं, ये परफोरेशन को ब्लॉक कर देगी, तो मेरी क्या फ्लो, जो मेरा प्रोडक्शन है, मेरे को प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। इनके डिपोजिशन पे मैं बोल रहा हूँ, इनके डिपोजिशन पे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्यों ये वेल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अंदर फॉर्मेशन में, अगर फॉर्मेशन में डिपॉजिट हो गए तो मेरे क्या पोर्स भी ब्लॉक कर देंगे, तो फॉर्मेशन में भी मेरे पोर्स ब्लॉक करी, उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, के डिक्रीज हो जाएगी। और फॉर्मेशन में अगर मेरी परमेबिलिटी, तो बेसिकली मेरे को पैराफिन एस्फाल्टिन्स रोकना होता है, डिपॉजिट नहीं होना देना होता है। अगर डिपॉजिट हो गया, या तो पहले क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बेसिकली। तो मैं प्रिवेंशन लेके चलता हूँ भाई, मेरे को प्रिवेंट करके रखना है कि मेरे को नहीं होने देना। अगर हो गया तो उसके बाद मेरे को क्योर। तो बेसिकली हम इसमें यही पढ़ेंगे कि मेरी प्रिवेंशन मेथड्स क्या है एंड क्योर मेथड्स क्या है, और पैराफिन एंड एस्फाल्टीन डिपॉजिट कैसे होते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम, ये अगर बुक से रेफर करना है, बेसिकली एलन एंड रॉबर्ट्स, वहीं से मैंने पीपीटी बनाई है, एलन एंड रॉबर्ट्स बुक से ही। तो एलन एंड रॉबर्ट्स बुक में जाकर पढ़ लेना इसको, बड़े अच्छे से लिखा वहां पे पैराफिन एंड एस्फाल्टीन। ठीक है, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने मेन पॉइंट्स लेके उसमें से एक पीपीटी बना दी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम पैराफिन एंड एस्फाल्टीन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मेरी ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये मेरे को बता रही है मेरी सीवीआईटी ऑफ डिपोजिशन, यानी कि मेरा जो डिपोजिशन, जो मेरा डिपॉजिट हो रहा है ना पैराफिन, वो किस किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करेगा, मतलब किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, कितनी चीजों पे ज्यादा करता है, किन चीजों पे बेसिकली ज्यादा ही करता है या कम करता है, वो तो बात की बात है, पर किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा है क्रूड ऑयल कंपोजिशन। अगर क्रूड ऑयल में मेरे पैराफिन और एस्फाल्टीन कंटेंट ज्यादा है, तो साफ सीधी सी बात है, मेरे क्या डिपोजिशन चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। साफ सीधी सी बात, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कंटेंट ये वाला ज्यादा है मेरा क्रूड ऑयल में मेरा, तो क्रूड ऑयल कंपोजिशन में बेसिकली मैं क्या देखता हूँ, पैराफिन एंड एस्फाल्टीन कंपाउंड। दूसरा मैं देखता हूँ वेल डेप्थ, मेरी वेल डेप्थ कितनी है नीचे। अगर जितनी ज्यादा मैं नीचे जाता रहूंगा, उतनी ज्यादा मेरे को क्या एक तरह से टेम्परेचर बढ़, अगला पॉइंट फॉर्मेशन टेम्परेचर, एक तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जितनी नीचे से, अगर मैं नीचे वाला ना, अब देखो एक चीज पॉइंट करने वाली है, नीचे जितना मेरा फ्लूइड रहता है ना, वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, हाई टेम्परेचर पे। जब मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ तो बेसिकली ये हाई टेम्परेचर हीट लूज करता है, ये ऑयल हीट लूज कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये हीट लूज किया, ऊपर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे वैसे हीट लूज करता है। जितना मेरा डीपर होगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, हॉट ऑयल होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मैं प्रोड्यूस करूंगा हीट लूज करता हुआ ऊपर जाएगा, हीट लूज करता। अगर एक पॉइंट ऐसा आया कि उसने टेम्परेचर नीचे, उसका टेम्परेचर नीचे चला गया, किससे, क्लाउड पॉइंट से। क्लाउड पॉइंट क्या होता है वो बताता हूँ अभी। क्लाउड पॉइंट से नीचे चला गया तो मेरे पैराफिन डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। आपके केमिकल वालों को बताओ क्लाउड पॉइंट क्या होता है, अभी आपको भी बताता हूँ क्लाउड पॉइंट क्या। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप, अगर मेरा प्रेशर ड्रॉप हुआ, और क्या जो मेरे पैराफिन कंपाउंड्स हैं, बेसिकली क्या है, प्रेशर ड्रॉप होने पे ना, जो मेरे पैराफिन है ना, पैराफिन कंपाउंड्स जो रहेंगे क्रूड ऑयल में, वो इकट्ठे होने लग जाएंगे और एक गुच्छा टाइप बना लेंगे, और वो गुच्छा
मतलब छोटे छोटे पैराफिन ये इकट्ठे होकर एक गुच्छा टाइप बना लेंगे, एक बुशी टाइप बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, जो कि मेरा डिपॉजिट होने में आसान रहता है। बेसिकली बड़ा अगर मेरा बन गया, एग्लोमरेट बोलते हैं उसको, जब मेरा इकट्ठा होने लग जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर एक बड़ा क्रिस्टल बना देते हैं, तो प्रेशर ड्रॉप की वजह से। और प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स, वो मेरा प्रोड्यूसिंग फ्लो रेट पे डिपेंड करता है। अगर मैंने फ्लो रेट ज्यादा रखा हुआ है तो अब सोचो, फ्लो रेट अगर मेरा ज्यादा है तो एक तरह से टर्बुलेंस ज्यादा होगी, ये देखेंगे भी हम आगे। अगर फ्लो रेट ज्यादा है तो मेरी टर्बुलेंस ज्यादा होगी, एक तरह से ट्यूबिंग पे मेरा शेयर रेट ज्यादा पड़ेगा, तो मेरा पैराफिन डिपॉजिट नहीं होने देगा। अगर फ्लो रेट कम है तो मेरा पैराफिन डिपॉजिट होने के ज्यादा चांस। तो प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली सीवीआरटी ऑफ डिपोजिशन मेरी इन चीजों पे डिपेंड करती है, भाई मेरी कितना सीवियर हो सकता है, कितना कम हो सकता है। सीवीआरटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कम या ज्यादा इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, और ये बोल रहा था ना मैं, फॉर्मेशन टेम्परेचर, एक क्लाउड पॉइंट होता है जिनको नहीं पता होगा उनके लिए, और एक होता है मेरा पोर पॉइंट। एक्सपेरिमेंट रहता है बेसिकली, ये मेरा ये चीज ध्यान देने के लिए रहता है कि मेरे पैराफिन्स कब मेरे डिपॉजिट होंगे, जब मेरा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फ्लो लाइंस में। बेसिकली रिफाइनरी वगैरह करते हैं क्योंकि उन्हें फ्लो लाइंस में ऑयल ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उन्हें ये जानना होता है कि मेरा ऑयल में से प्रेसिपिटेट आउट कब हो जाएंगे मेरे पैराफिन या अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्लाउड पॉइंट में क्या करते हैं, बेसिकली हम एक ऑयल लेते हैं कंटेनर में, एक बीकर में ले लो, अभी एक्सपेरिमेंट वाइज बता रहा हूं मैं, क्लाउड पॉइंट बीकर में ले लो ऑयल, इसको फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर में रख के इसको फ्रीजर में रखते हैं, इसको कूल होने देते हैं, और हर 5-5 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि इसमें कुछ क्लाउड पॉइंट मतलब क्लाउडीनेस तो नहीं आ रही, हेजीनेस तो नहीं आ रही। मतलब जैसे जैसे अगर आप पानी भी रखोगे फ्रीजर में तो उसमें धुंधलापन सा आता चला जाएगा, जैसे डेट इज वो ठंडा होगा, फ्रीज यानी कि फ्रीजिंग की तरफ जाता रहेगा। जैसे ही मेरी फर्स्ट पॉइंट आएगा ना हेजीनेस का, यानी कि क्लाउड पॉइंट, वहां मेरा क्लाउड पॉइंट आएगा जहां पे मेरे को पहला हेजीनेस, धुंधला सा लिक्विड दिखने लगेगा, क्लियरिटी दिखेगी, लिक्विड धुंधला सा होने लग जाएगा, वो मेरा क्लाउड पॉइंट होता है। जहां पर वो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि मेरा 10 ठंडा हुआ, 5 ठंडा हुआ, 4, यानी कि 4 पे मेरा सबसे पहले हेजीनेस आ गया, तो ये मैक्स टेम्परेचर है जहां पर मेरा सबसे पहले क्लाउड पॉइंट आता है। क्लाउड पॉइंट रहता है बेसिकली क्लाउड, वहां तक मेरी हेजीनेस रहती है, इसके ऊपर मेरी हेजीनेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इट इज द टेम्परेचर एट विच हेजीनेस अपीयर, ठीक है, हेजीनेस और क्लाउडीनेस। बेसिकली वो मेरा एक इंडिकेटर होता है कि हाँ भाई अब इससे अगर मेरा ठंडा हुआ तो मेरे पैराफिन क्या आउट, मतलब मेरा जो ऑयल है वो मेरा प्रेसिपिटेट आउट होने लग जाएगा। बेसिकली पैराफिन सबसे पहले, पैराफिन या स्पेल्टिन, जो कि हैवी मॉलिक्यूलर वेट रहते, दोनों हैवी मॉलिक्यूलर वेट रहते हैं। एक पैराफिन मेरा लॉन्ग सिंगल चेन हाइड्रोकार्बन और वो एरोमेटिक, तो मेरा सबसे पहले ये हाई मॉलिक्यूलर वेट ही प्रेसिपिटेट आउट होंगे भाई, हाँ भाई इसके बाद मेरा डिपोजिशन या प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाए। पोर पॉइंट रहता है, अब इसको और मैं कूलिंग करता रहूंगा, एक पॉइंट पे मेरा क्या पूरा फ्रीज हो जाएगा। मान लो 1 डिग्री सेल्सियस पे ये मेरा फ्रीज हुआ, तो ये मेरा पोर पॉइंट होता है। पोर पॉइंट हुआ यानी कि मेरा, अब मैं उस बीकर को उल्टा भी कर दे रहा हूँ ना तो वो फ्रीज हो चुका है, वो वहीं का वहीं टिका हुआ उसके अंदर, बीकर के अंदर, वो नीचे नहीं, मतलब फ्लो नहीं कर रहा, लूजेस इट्स टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे 2 पॉइंट्स रहते हैं, क्लाउड पॉइंट और पोर। तो मेरे को क्लाउड पॉइंट से ऊपर रखना होता है अपना टेम्परेचर, ताकि मेरी क्या प्रेसिपिटेट आउट ना हो पैराफिन, मोटी मोटी सी बात ये है, ठीक है। तो ये मेरे थे सीवीआरटी ऑफ डिपोजिशन, टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली मेरा मेन चीज यही रहता है, ठीक है, क्लाउड पॉइंट से ऊपर मेंटेन करना होता है। अब देखते हैं हमारा पैराफिन, पैराफिन होता क्या बेसिकली, व्हाट इज माय पैराफिन, ठीक है। तो पैराफिन होता है मेरा, हाँ इस स्लाइड में पैराफिन नहीं है, इस स्लाइड में यह है कि पैराफिन डिपॉजिट कैसे हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये है मेरा। तो पैराफिन होता क्या है, व्हाट इज माय पैराफिन। पैराफिन मेरा नॉर्मल स्ट्रेट चेन और ब्रांच एल्केन्स, स्ट्रेट चेन लॉन्ग चेन एल्केन्स रहते हैं, अगर ब्रांच्ड भी रहेंगे तो वो कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है, यानी कि ज्यादा उसकी तरह मेरा एस्पार्टिन मेरे बेसिकली साइक्लो रहते हैं या एरोमेटिक्स रहते हैं,
ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है मेरा पैराफिन और एस्पार्टिन में। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन और ब्रांच एल्केन्स। ठीक है, मेनली फॉर्मूला CnH2n+2 जो मेरा एल्केन्स का फॉर्मूला रहता है। एल्केन्स सिंगल चेन रहते हैं, सिंगल चेन एल्केन्स। एल्कीन्स मेरा होता है डबल चेन और एल्काइंस होता है ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं जब मेरे। और एल्कीन्स डबल और एल्केन्स मेरा सिंगल। इनर्ट टू केमिकल रिएक्शन एंड इज केमिकल रिएक्शन से बेसिकली मेरा क्या है, ये इनर्ट है एंड इज रेजिस्टेंस टू अटैक बाय बेसिस एंड एसिड्स। बेसिकली मेरा ये बहुत कम रिएक्ट करता है किसी भी एसिड और उस किससे, बेसिस से। ठीक है, ये पॉइंट ये बताने जा रहा है कि इनर्ट है बेसिकली मेरा ये केमिकल रिएक्शन से। 20 to 60 कार्बन चेन, वही मैंने बोला लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन रहते हैं। तो 20 to 60 कार्बन चेन्स कंटेन क्रिस्टल दैट यूजुअली एग्लूमरेट टू फॉर्म, वो मैंने बोला ना गुच्छा बन जाता है पैराफिन। पैराफिन्स मेरे इकट्ठे होके एक तरह से, एग्लोमरेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, जो पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं गुच्छा टाइप बना रहे हैं उसको बोलते हैं मैं एग्लोमरेट। टू फॉर्म ग्रेनुअल पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल जो कि मेरा डिपॉजिट हो जाता है। बेसिकली इसकी डिपोजिशन की ये कहानी है कि ये इकट्ठे होके डिपॉजिट होते हैं बड़ा क्रिस्टल बन के। पैराफिन अगर मेरा डिपॉजिट हो रहा है तो उसमें और भी पार्टिकल डिपॉजिट हो सकते हैं। एस्पार्टिन का मैं बताऊंगा, एस्पार्टिन इसका एक तरह से न्यूक्लिएटिंग एजेंट काम करता है, वो भी बताऊंगा कि क्या होता है वो। ठीक है, तो मेरे उनके साथ जरूरी नहीं है मेरा पूरा प्योर ही पैराफिन, उसके साथ सारी इम्प्योरिटीज जो मेरी फॉर्मेशन से आ रही है या कहीं से भी आ रही है वो भी इकट्ठी होंगी। रेजिन्स, गम, क्रूड ऑयल एंड इनऑर्गेनिक मैटर सच एज फाइन सैंड जो कि मेरा फॉर्मेशन से आ रहा है, सिल्ट, क्ले, सॉल्ट, स्केल एंड वाटर। स्केल होता है, स्केल अभी पढ़ाऊंगा मैं, स्केल व्हाट इज स्केल। इसके बाद अगला लेक्चर स्केल पे ही आएगा। स्केल मेरा बेसिकली सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ये तो मेरा पैराफिन एंड एस्पार्टिन है। स्केल होता है मेरा जो मेरे सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो पैराफिन का बेसिकली ये प्रॉपर्टीज और ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मेरा ना मेल्ट हो जाता है ओवर नैरो रेंज। कोई डिफरेंस पूछ लें आपके बीच आपको भाई पैराफिन और स्पेल्टिन के बीच में, उसमें काम आता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मेल्ट्स ओवर नैरो टेम्परेचर रेंज व्हेन हीटेड, मतलब इसकी रेंज जो मेल्ट होने की रेंज होती है ना वो बहुत नैरो होती है। ऐसे नहीं कि मेरा मेल्ट हो रहा है, आधा मेल्ट हुआ आधा भी मेल्ट नहीं हुआ। एस्पार्टिन में ऐसा होता है, एस्पार्टिन में मेरा बहुत लंबी मेल्ट रेंज रहती है, मेल्टिंग रेंज जो टेम्परेचर की रहती है वो बहुत लंबी रहती है। इसमें मेरा क्या, पैराफिन में मेरी कम रहती है, तो बर्न्स रैपिडली। और अगर मैं पैराफिन को इग्नाइट करूंगा ना, जलाऊंगा, तो ये रैपिडली बर्न होता है विद लेस स्मोक एंड लिटिल रेजिड्यू। ठीक है, लेस स्मोक एंड लिटिल रेजिड्यू, ये दो पॉइंट्स अभी इन पे स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो ये मेरा पैराफिन का हुआ। एस्पार्टिन बेसिकली मेरा क्या रहता है, एस्पार्टिन रहता है पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड एरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स, जो मैंने बताया कि कैसे रहते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं या फिर एरोमेटिक क्या, जिनके बीच में मेरी रिंग होती है। रिंग जैसे बेंजीन टाइप हो गया मेरा, रिंग क्या होती है, ऐसे होती है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ाई है। तो ये मेरा क्या, पॉलीसाइक्लिक एंड कंडेंस्ड एरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स, रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट, पोलर केमिकल्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड वेरियस, ये पोलर केमिकल्स रहते हैं बेसिकली मेरे एस्पार्टिन्स। इनमें मेरा ऑक्सीजन वगैरह भी प्रेजेंट रहता है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहां पर एक और बेंजीन लग जाएगी। ठीक है, एस्पार्टिन्स सोल्यूबल इन एरोमेट, ये मेरे सोल्यूबल रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में भी कि एस्पार्टिन बेसिकली मेरे किस में सोल्वेंट होते हैं, किस में, मान लो मेरा एस्पार्टिन नीचे डिपॉजिट हुआ तो किस में डिसॉल्व होगा, कौन से कंपाउंड। ये बेसिकली मेरे एरोमेटिक सॉल्वेंट्स यानी बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन, CCl4 एंड CCl4 एंड CH2 है वो, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये इनमें सॉल्वेंट हो जाते हैं, सॉल्युबल इन एरोमेटिक सॉल्वेंट्स। बेसिकली मैं यही केमिकल्स जब मेरे नीचे डिपॉजिट हो जाता है एस्पार्टिन, तो मैं बेसिकली यही केमिकल नीचे क्या करता हूँ, पंप करता हूँ।
नीचे पंप करता हूँ ताकि इस पे डिजोल्व हो जाए और उस पर मैं क्या प्रोड्यूस कर उसको सर्कुलेट आउट कर दूँ, बेसिकली सर्कुलेट आउट करता हूँ इन केमिकल्स के साथ, तो इसमें डिजोल्व होकर मेरे निकल जाता है। इनसोल्युबल इन डिस्टिलेट्स लाइक कैरोसिन एंड डीजल ऑयल, कैरोसिन एंड डीजल ऑयल में इनसोल्युबल रहता है मेरा एस्पाल्टिन। इनसोल्युबल इन लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन में भी मेरा क्या इनसोल्युबल रहता है। एस्पाल्टिन मेल्ट स्लो, ये निचले वाले 2 पॉइंट जो मैंने पिछले 2 पॉइंट लिखवाए थे ना पैराफिन के, आपने नोटबुक में लिखे होंगे, उनसे मैच करो। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे ना पैराफिन और एस्पाल्टिन में, यही है मेरा डिफरेंस। पैराफिन मेरा स्मॉल रेंज पे मेल्ट हो जाता है, जबकि एस्पाल्टिन मेरा बड़ी रेंज पे मेल्ट होता है। एस्पाल्टिन मेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग टू गिव थिक एंड विस्कस लिक्विड, ठीक है, यानी कि मेरा आराम आराम से मेल्ट होता है। जो इसकी टेम्परेचर की रेंज रहेगी ना वो मेरी बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू पैराफिन। पैराफिन की मेरी 10 से 20, तो इसकी 10 से 50 मेल्ट होता ही रहेगा, आधा मेल्ट हो जाएगा आधा नहीं। इमेजिन करो, मैं एक तरह से इमेजिन करो एक लिक्विड है, उसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ, पर वो बहुत मतलब मेल्ट होना शुरू हो गया पर पूरी तरह से मेल्ट ही नहीं हुआ और उसको टाइम लग रहा है मेल्ट होने में। उसमें क्या था, नैरो रेंज, उसमें था मेरा एकदम से पैराफिन क्या इग्नाइट करूं तो मैं इग्नाइट हो जाता था विद लेस स्मोक एंड लिटिल रेसिड्यू। इसमें उल्टा है, एस्पाल्टिन मेरा स्मोक ज्यादा देता है और पीछे एश एंड कार्बोनेशियस बॉल, मतलब पीछे रेसिड्यू छोड़ता है, ठीक है, राख और कार्बोनेशियस बॉल पीछे मेरा क्या रेसिड्यू छोड़ देता है ये अच्छा खासा बर्न होने के बाद, ठीक है। और उसमें क्या मेरा रेसिड्यू क्या था, कम था। तो बेसिकली ये मेरी क्या एस्पाल्टिन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। कोई डिफरेंस पूछे तो सीधा बोलना कि मेरा ये वाले 2 पॉइंट्स बोलने आपको, और पिछली स्लाइड के कौन से, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। पिछली स्लाइड के ये 2 पॉइंट्स आपको डिफरेंस में बोलने हैं और ये 2 पॉइंट्स आपको डिफरेंस में बोलने हैं, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। पैराफिन, ये देखो पैराफिन एस्पाल्टिन, इसमें क्या ये पूरी थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, इसमें थ्योरी रहती है। इसमें बेसिकली हमें यही पढ़ना होता है कि पैराफिन और एस्पाल्टिन मेरा कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल वीडियो जाएगा, ठीक है। तो पैराफिन एस्पाल्टिन ये हो गया मेरा केमिस्ट्री। अब देखते हैं मेरा डिपॉजिट कैसे होता है। जो मेरा मेन डिपॉजिट होने का तरीका है ना, मेरा मेन डिपॉजिट होने का वो है कूलिंग। कूलिंग इन द सेंस, अगर मेरा टेम्परेचर क्लाउड पॉइंट से नीचे गया तो मेरा क्या पैराफिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वैक्स नीचे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। पैराफिन पहला पॉइंट, कूलिंग प्रोड्यूस बाय गैस इन। अब कूलिंग कैसे हो रही है वही लिखा हुआ है, डिपोजिशन बेसिकली मेरी किससे, कूलिंग से हो रही है, ठीक है। तो कूलिंग प्रोड्यूस बाय गैस इन एक्सपेंडिंग थ्रू ओरिफिस और रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। गैस मेरी, अगर मेरा गैस वेल है और परफोरेशन तो मेरी बहुत छोटे रहता है, बहुत छोटे होल्स रहते हैं, तो एक तरह से ओरिफिस बन जाएगा, मेरा एक्सपेंड होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट लगेगा। जूल थॉमसन इफेक्ट जिनको नहीं पता हो गूगल से देखो। बेसिकली अगर मेरा एकदम से प्रेशर ड्रॉप, तो मेरी वहां प्रेशर ड्रॉप हो और इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो मेरा क्या कूलिंग होती है, तो वही वाला है कूलिंग प्रोड्यूस बाय गैस इन एक्सपेंडिंग। कूलिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ गैस एक्सपेंडिंग, जो कि ऊपर हो गया, forcing the oil through the formation to the well and lifting it to the surface. ये मैंने जैसे वहां पे प्रोड्यूस करते हुए वहां पे फ्लो रिजाइम्स में बताया था कि मेरे जो एक गैस स्लग्स है ना, ये भी एक्सपैंड होते हैं जैसे जैसे मैं ऑयल मेरा ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक्सपैंड होते हैं। कूलिंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ गैस एक्सपेंडिंग, ये मेरे इंजेक्शन की तरह काम करते हैं ऑयल को ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए, और एक्सपैंड हो। अब जैसे जैसे एक्सपैंड हो गए कूलिंग इफेक्ट लेके आएंगे, उस कूलिंग इफेक्ट मेरी गैस जैसे जैसे एक्सपैंड होगी वो कूलिंग इफेक्ट लेके आएगी, तो उस कूलिंग की वजह से मेरा पैराफिन डिपॉजिट होता है, ठीक है। कूलिंग मेरा इन द सेंस क्लाउड पॉइंट से नीचे टेम्परेचर जाता है, ठीक है। कूलिंग प्रोड्यूस बाय रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ऑयल एंड गैस टू द सराउंडिंग एज इट, मैंने ये वाला भी समझाया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरा फॉर्मेशन से अगर मेरा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या करता है, हीट लॉस करता है। हीट लॉस करने से मेरा जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो वाला कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग गैस बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द
सॉल्यूशन। कूलिंग अगर मेरा ऑयल क्या ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, अब मेरा एक पॉइंट आएगा जहां बबल पॉइंट से मेरा नीचे जाएगा। अब उस वक्त मेरी क्या गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, ऑयल से मेरी गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मेरा ऑयल कूल होने लग जाएगा। तो उस इफेक्ट से मेरा जो कूलिंग होती है, चेंज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय इंट्रूजन ऑफ वाटर, अगर मेरा वाटर आ जाए तो वो टेम्परेचर को कम कर देता है। लॉस इन वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू इवेपोरेशन और वेपराइजेशन ऑफ लाइटर कंपोनेंट्स। अब मेरा जो ऑयल है, ऑयल में से अगर इवेपोरेशन तो होगी, बेसिकली मेरी लाइटर कंपोनेंट्स बेसिकली मेरे क्या इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेट होने के बाद जो मेरा वॉल्यूम बचता है उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है, उस वॉल्यूम कम हुआ और मेरी कूलिंग हो जाती है उसकी वजह से। लॉस इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, उसकी वजह से बेसिकली इसमें भी मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, किसमें, डिसॉल्विंग है, तो मेरा वॉल्यूम कम होने से एक तरह से मेरी क्या टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा क्या कूलिंग हो रही है। तो बेसिकली ये मैंने बताया कि कूलिंग किस किस तरीके से होती है, और बेसिकली मेरा मेन रीजन क्या है, कूलिंग, पैराफिन डिपॉजिट होने का, ठीक है। इस स्लाइड में हमने देखा पैराफिन डिपॉजिट होने का, ओके, सिंपल सी बात है भाई। पैराफिन डिपॉजिट करने के लिए मैं कूलिंग वाला कंसेप्ट देखता हूं। ये मैंने पैराफिन एंड एस्पाल्टिन पढ़ लिया है। अब देखो, ये मैंने क्या बताया है इस स्लाइड में, बताइए मैंने मैकेनिज्म कि मेरा पैराफिन डिपॉजिट कैसे होता है, ठीक है। एक तरह से मैकेनिज्म है, कूलिंग से तो हो रहा है, पर मैकेनिज्म क्या हो रहा है। अब देखो मेरा क्या होता है, जब मेरी कूलिंग होती है, जो पैराफिन जो रहते हैं उसकी एक तरह से सोल्युबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, वो पैराफिन मैंने क्या बोला, इकट्ठे होने लग जाता है, एक तरह से गुच्छा बनाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज स्लाइटली causing loss of solubility of wax in the crude, यानी कि जो मेरी पैराफिन है उसकी solubility क्या होने लग जाती है, लॉस होने लग जाती है, जब मेरा इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। वैक्स क्रिस्टल फॉर्म इन द क्रूड ऑयल, यानी कि वैक्स क्रिस्टल यानी पैराफिन क्रिस्टल फॉर्म इन द क्रूड ऑयल, जो मेरे पैराफिन है जो मेरी डिजोल्व थी ऑयल के अंदर, वो एक तरह से बाहर आ जाएगी मेरी, और क्रिस्टल छोटे छोटे ऐसे ऑयल में रहेगी, पर ऑयल के अंदर अभी भी क्या है, डिस्पर्स्ड है, ठीक है। These crystals remain dispersed in oil until they find nucleating agent. अब इनको इकट्ठा करने के लिए ना, पैराफिन एजेंट को इकट्ठा करने के लिए एक बात याद रखना, एक न्यूक्लिएटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है मुझे, एक बेसिकली एक सेंटर की, एक जो इसको इकट्ठा करता रहता है ऐसे, इसके चारों तरफ एक पार्टिकल रहता है न्यूक्लिएटिंग, उसके चारों तरफ मेरा पैराफिन ऐसे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। A nucleating agent usually gather wax, तो ये मेरा सबसे पहले ये वाला पॉइंट हुआ, वैक्स क्रिस्टल हुआ, ये एरो डाल के लिख लेना चाहे अपनी कॉपी में, इसके बाद मेरा ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। A nucleating agent usually gathers wax crystal into a bushy particle that is much larger than a single crystal, तो nucleating agent ने ऐसे गैदर कर लिया, इतना क्लियर। These agglomerate may then separate out from oil and form deposits on the production system, मतलब जी ये मेरे पार्टिकल्स हैं, अब ये वाले पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं मेरे जो न्यूक्लिएटिंग एजेंट। तो बेसिकली अगर मैं न्यूक्लिएटिंग एजेंट भी ना बनने दूं, ये एक तरह से क्योर भी है, एक तरह से न्यूक्लिएटिंग एजेंट मैं किसी तरह से ना बनने दूं, तो मेरा क्या पैराफिन डिपॉजिट भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा पैराफिन बेसिकली मेरी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी, पर वो डिस्पर्स रहेगा, क्योंकि उसको एक तरह से डिपॉजिट होने के लिए न्यूक्लिएटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। उस न्यूक्लिएटिंग एजेंट से वो गुच्छा बनाता है, और वो गुच्छा क्या मेरे ट्यूबिंग पे ये मेरी ट्यूबिंग सरफेस है, इस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। may separate out from oil and form deposit on the production system. न्यूक्लिएटिंग एजेंट, अब सवाल आता है न्यूक्लिएटिंग एजेंट क्या होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल फॉर्मेशन फाइन्स, जैसे कि मेरा सैंड हो गया, सिल्ट हो गया। एस्पाल्टिन मेरा न्यूक्लिएटिंग एजेंट काम करता है, किसका, पैराफिन का मेरा न्यूक्लिएटिंग एजेंट एस्पाल्टिन काम करता है। और कोरोजन, अगर मेरी कोरोजन पार्टिकल है, उसके चारों तरफ मेरा क्या, ये पैराफिन ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, बुशी पार्टिकल बना लेंगे, एक तरह से गुच्छा बना लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये मेरा बेसिकली मैंने मैकेनिज्म बताया कि मेरा पैराफिन डिपॉजिट कैसे होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, फिर क्रिस्टल बनता है, फिर उसको एक न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल चाहिए होता है, उस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल से फिर वो क्या गुच्छा बनाता है, उसके चारों तरफ न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल की तरफ एक बुशी पार्टिकल बनाता है, और वो मेरा जाके डिपॉजिट होता है, इतना ओके।
अब सोल्यूबिलिटी डिस्टर्बेंस वही है मेरा, ये बेसिकली एक तरह से रिपीटिव स्लाइड है कि मेरे सोल्यूबिलिटी डिस्टर्बेंस कैसे होता है। टेम्परेचर रिडक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्स डिपोजिशन। टेम्परेचर रिडक्शन, लॉस ऑफ गैस एंड लाइट हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल्स फ्रॉम क्रूड ऑयल ऑल्सो डिक्रीजेस वैक्स सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अगर मेरे लाइटर हाइड्रोकार्बन्स मेरे क्या इवेपोरेट हो जाएंगे, जैसे हमने इवेपोरेट में पढ़ा था, बेसिकली मेरा क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो अब मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अब जैसे कि आप वो पानी वगैरह कहीं पे डालते हो तो उसमें से मेरा पानी इवेपोरेट हो जाता है, जो मेरे पीछे सॉल्ट होता है वो बच जाता है। सेम चीज वही है, मेरा लाइटर हाइड्रोकार्बन इवेपोरेट हो जाएंगे और बड़ा बड़ा क्या जो मेरे हाइयर मॉलिक्यूलर वेट पैराफिन है वो क्या रह जाएगा, उसकी वजह से मेरा क्या वो प्रेसिपिटेट सुपर सैचुरेशन हो जाएगा बेसिकली से। सोचो ग्लास में नमक डाला और नमक की क्या हो गई, मेरी सुपर सैचुरेटेड हो गया मेरा, अब मेरा घुल नहीं रहा। ग्लास में नमक डाला मैंने 1 पॉइंट तक, वो पूरा अच्छे से घुला हुआ, अब मैंने धूप में रख दिया, वो भी एवापोरेट हो गया। अब 1 पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मेरा पानी कम हो जाएगा और जो मेरा नमक है या जो सॉल्ट है उसकी मैं क्या कंसंट्रेशन मेरी ज्यादा हो जाएगी, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। तो मेरा सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट आउट होने लग जाएगा। वही सेम मेरा यहाँ पे रहता है। क्लियर, सिंपल सी बात है। हाई गैस ऑयल रेशियो, अगर मेरा हाई गैस ऑयल रेशियो है तो बेसिकली मेरे को इवेपोरेशन का डर क्या है, ज्यादा है, यानी कि मेरा पैराफिन डिपॉजिट हो सकता है। तो मेरा जो पैराफिन डिपॉजिट होता है, अगर मेरा पैराफिन डिपॉजिट हुआ तो मेरे को स्टिमुलेशन जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, क्लीन ट्यूबिंग एंड केसिंग रिक्वायर्ड। स्टिमुलेशन जॉब यानी कि मेरे को सर्कुलेशन जॉब, जो मैंने सॉल्वेंट बताया था, कुछ भी डालना है नीचे फॉर्मेशन सर्कुलेट करना है, बेसिकली ट्यूबिंग से डालना है और एनलोस से लेना है, सर्कुलेट एक तरह से धुलाई करनी है। टू क्लीन द ट्यूबिंग एंड केसिंग इज रिक्वायर्ड, इंटरवल्स पे रिक्वायर पड़ता है। अगर मेरा ऑयल में पैराफिन कंटेंट ज्यादा है तो मैं कितने एक महीने बाद भी क्या सर्कुलेट आउट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को हर एक इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल पे मेरे को क्या सर्कुलेट आउट करता रहना चाहिए। तो ये मेरा है सोल्युबिलिटी डिस्टर्बेंस वाली, इसलिए कि मेरी सोल्युबिलिटी डिस्टर्बेंस कैसे होती है। ये वाला नीचे वाला पॉइंट अलग था, तभी मैंने ये स्पेस मार के लिखा था कि मेरा क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, क्लीनिंग एंड ट्यूबिंग एंड केसिंग। वो था मेरा पैराफिन डिपोजिशन कि मेरा न्यूक्लिएटिंग एजेंट हो जाता है, उसके चारों तरफ गुच्छा बन जाता है। अब सवाल आता है एस्पेल्टिन। एस्पेल्टिन बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है, इसका मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ना, ये बस मेरे को याद रखना है कि मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। ठीक है, एस्पाल्ट फॉर्म मिसेल्स दैट हैव पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्पाल्टिन्स ऑफन फॉर्म फ्रॉम एस्पाल्टिक ऑयल, यानी कि मेरा जिसमें एस्पाल्ट्स ज्यादा होंगे, एंड डिपॉजिट इन ट्यूबिंग, वेलबोर, परफोरेशन। ट्यूबिंग के अंदर डिपॉजिट हो सकता है मेरा, वेलबोर के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, परफोरेशन को ब्लॉक कर सकता है। और क्या अगर मेरा फॉर्मेशन में क्लाउड पॉइंट से टेम्परेचर नीचे गया फॉर्मेशन के अंदर ही, तो मैं फॉर्मेशन भी क्या ब्लॉक कर सकता हूँ। या बेसिकली मैं सर्कुलेट आउट कर रहा हूँ एस्पाल्टिन, तो मेरी परफोरेशन उस वक्त क्या खा रहती है, खुली रहती है। उसके थ्रू अगर मेरा फॉर्मेशन में चला गया, जो भी मेरा ट्यूबिंग के अंदर जमा हुआ था वो घुल गया, वो घुलने के बाद मेरा फॉर्मेशन में चला गया, और फॉर्मेशन में जाके फिर द्वार से टेम्परेचर डाउन हो गया और मेरा वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, मेरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली फॉर्मेशन में मेरा एस्पाल्टिन किसी भी तरीके से बाहर से भी जा सकता है और अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली अगर कहीं पे भी क्लाउड पॉइंट से नीचे आया तो मेरा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट इन द फॉर्मेशन। और अगर मेरा फॉर्मेशन के अंदर डिपॉजिट हुआ तो बेसिकली ऑयली स्ट्रक्चर मेरा क्या फॉर्मेशन पे डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको क्या बना देगा, ऑयल वेट बना देगा। फॉर्मेशन ऑयल वेट बना देगा। ऑयल वेट बनाने के मतलब मेरा प्रोडक्शन क्या होगी, लूज होगी। रिजर्वायर में ऑयल वेट और वाटर वेट आपने पढ़ ही लिया होगा। तो ऑयल वेट बेसिकली अगर मेरी फॉर्मेशन हो गई तो मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, बहुत अच्छी रिकवरी जो है मेरी बहुत अच्छी खासी नीचे गिर जाएगी। तो ये मेरा एस्पाल्टिन डिपोजिशन हुआ। ठीक है, अब बात आती है मेरी, अगर मेरा डिपॉजिट हो गया, मैंने क्या बताए थे, प्रिवेंशन एंड क्योर। पहले हम क्योर देखेंगे, क्योर क्या। ठीक है, अगर मेरा डिपॉजिट हो गया तो मैं क्या करूँ, उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन कि मैं डिपॉजिट ही ना होने दूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्योर। अगर मेरा डिपॉजिट हो गया तो मैकेनिकल मेथड है, यानी कि मेरा स्क्रैपर या मिलिंग टूल से जाके मैं क्या एक तरह से स्क्रैप कर सकता हूँ। स्क्रैपर रहता है मेरा, जैसे डस्टर है मेरा और ये पैराफिन, ये मेरा स्क्रैपर है और ये मेरा पैराफिन डिपॉजिट हुआ है, और ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ,
ऐसे ही सेम मेरा स्क्रैपर्स रहते हैं जो मेरा एक तरह से ब्रश टाइप रहते हैं, वो उसको ट्यूबिंग को रगड़ के उसको साफ कर देते हैं। तो मैकेनिकल हो गया। सॉल्वेंट्स हो गया, मैं कुछ केमिकल नीचे इंजेक्ट कर रहा हूँ, उन केमिकल से क्या डिजोल्व हो रहा है। जैसे कि मेरा स्पाल्टीन में किसमें टोलिन, जाइलिन, बेंजीन, इनमें डिजोल्वेबल था, अगर मैं ये डालूं तो उसमें क्या डिजोल्व होके मेरे निकल जाएंगे। हीटिंग, अगर मेरा क्लाउड पॉइंट से नीचे जा रहा है मेरा टेम्परेचर, तो मैं उस टेम्परेचर को क्या जाने ही ना दूं, सीधी सी बात, उसको ऊपर रखूं। तो हीटर वगैरह लगा दूं, या हॉट ऑयल अगर मेरा डिपॉजिट हो गया तो हॉट ऑयल सर्कुलेशन कर दूं। और अगर मेरे को डिपॉजिट यानी कि प्रिवेंशन में आएगा मेरा हीटर आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। इसमें आएगा मेरा हॉट ऑयल सर्कुलेशन, यानी कि जो मेरा हॉट ऑयल है उससे मैं सर्कुलेट करूं तो मेरा इसमें डिजोल्व हो जाता है मेरा पैराफिन दोबारा से। डिस्पर्जेंट्स मेरे केमिकल्स रहते हैं बेसिकली, ये भी इसमें मिक्स नहीं होते, बेसिकली मेरे डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स और मिक्स में मेरा फर्क होता है। जैसा कि मैंने उसमें मैकेनिज्म में बताया था ना, मेरे अगर पैराफिन क्रिस्टल्स आउट हो गए ना और वो इकट्ठे भी नहीं है, ऑयल के अंदर डिस्पर्स है और ऑयल से बाहर भी आ गए, तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि वो ऑयल के अंदर अभी डिस्पर्स है, वो ऑयल से अभी उन्होंने अच्छे से छोड़ा नहीं है। और एक बार मेरे क्या न्यूक्लिएटिंग एजेंट मिल गया, फिर इकट्ठे होके वो क्या होने लग जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाते हैं। तो डिस्पर्जन बेसिकली मेरा वही रहता है, डिस्पर्स करके केमिकल रहता है मेरा एक केमिकल। इसमें मेरा डिस्पर्जेंट बड़ा भी नहीं है, ये सिंपल सा है। एक केमिकल रहता है पैरास्पेस नाम का, हाइलीबर्टन का केमिकल है डिस्पर्जेंट। ये हम बेसिकली सर्कुलेट आउट करते हैं टू रिमूव वैक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो मैकेनिकल रिमूवल, जैसे कि मैंने बताया, स्क्रैपर एंड कटर्स यूज्ड टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द ट्यूबिंग। स्क्रैपर एंड कटर बेसिकली मेरा स्क्रैप करेंगे। अब एक और है, अगर मेरे को पता है मेरी पैराफिन ऑयल है, मेरे को पहले ही मैंने एक्सपेरिमेंट लैब्स वगैरह टेस्ट करके देख लिया कि मैं बेसिकली एक कॉस्ट बचाने के लिए आर्टिफिशियल लिफ्ट में स्क्रैपर लगा देता हूँ, मैकेनिकल स्क्रैपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी सकर रोड रही, सकर रोड के यहीं पे साइड में मैंने क्या लगा दिया, सकर रोड पे मैंने क्या स्क्रैपर लगा दिया। अब मेरी एसआरपी क्या, ये रोड्स क्या ऑसिलेट करेंगी ना, ऑसिलेट करेंगे अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, तो ये मेरी इसको ट्यूबिंग को साथ के साथ मेरी साफ करती रहेंगी, क्लीन करती रहेंगी, जो पैराफिन डिपोजिशन होगा। तो मेरा एक तरह से एक चीज से दो काम हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैं लगा देता हूँ। फ्लो लाइन डिपॉजिट में बी रिमूव बाय मैकेनिकली स्टेप बाय फोर्सिंग सोल्यूबल और इनसोल्यूबल प्लग्स। फ्लो लाइंस बेसिकली जो मेरी सरफेस की रहती है, सरफेस में अगर मेरा पैराफिन डिपॉजिट है तो एक प्लग रहता है, एक बेसिकली पिग टाइप भी रहता है, पिग बोलते हैं उसे। ठीक है, पिग बोलते हैं। इसमें मेरा क्या होता है, ये जो मेरा प्लग टाइप, पिग भी मेरा प्लग टाइप ही रहता है, ये इसको मैं डाल देता हूं और ये एक तरह से फ्लूइड को धक्का मारता हुआ दूसरी साइड निकल जाता है। तो जो ये मेरे पैराफिन डिपॉजिट होंगे ना, इनको भी एक तरह से ये धक्का मारता हुआ निकल जाएगा, मेरा क्लीन करता हुआ निकल जाएगा। तो एक हुआ मेरा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल इन द सेंस वैक्स और नेप्थलीन विच डिसॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि नेप्थलीन बेसिकली मेरा वैक्स को क्या डिसॉल्व कर देता है। तो ये मेरा जो प्लग होगा ना, ये अपने आप इसी के अंदर मैं डालूंगा तो इसी के अंदर कहीं जाके अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। और ये केमिकल है जो कि मेरा क्या, उसको पैराफिन को डिसॉल्व करता रह रहा है ऑयल में, उसकी डिसॉल्विंग सोल्युबिलिटी बेसिकली बढ़ा रहा है। इनसोल्युबल प्लग बेसिकली मेरा पिग क्या होता है, मेरा हार्ड रबर या शार्प एज प्लास्टिक स्पेयर्स। हार्ड रबर रहता है, हार्ड रबर मेरा बेसिकली एक पाइप के अंदर मैं रबर डालता हूं और उसको जोर से पीछे से क्या पंप करता हूं ताकि वो मेरा क्लीन करता हो, जो भी उसके आगे पिग के आगे जो भी है उसको निकालता हुआ, जो मेरा प्लग के आगे जो भी है दूसरी साइड प्रोड्यूस हो जाए, पूरी तरह से क्लीन कर देगा एक तरह से फ्लो लाइन के ऊपर। पाइपलाइन स्ट्रक्चर में आता है मेरा पिग वगैरह जो भी आता है, तो कैसे कैसे क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वैक्स हुआ। अगली स्लाइड, यूज ऑफ हीट इन द सेंस मेरे को क्लाउड पॉइंट से ऊपर रखना है। पैराफिन डिसॉल्व्ड एंड मेल्टेड बाय हॉट ऑयल which then can be circulated out from oil, periodically circulated out oil। तो पैराफिन जो है मेरी dissolved and melted by hot oil, वही मेरा अगर क्लाउड पॉइंट से मेरा
उस ऑयल का टेम्परेचर जो मैं हॉट ऑयल डाल रहा हूँ वो हॉट ऑयल क्या करेगा, मेरा क्लाउड पॉइंट से टेम्परेचर अप कर दे, और पैराफिन मेरी डिजोल्विंग, जो मेरे पैराफिन डिपॉजिट हुआ है उसका डिजोल्विंग सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी उस ऑयल के अंदर, हॉट ऑयल के अंदर ही सोल्यूबल होके वो सर्कुलेट आउट हो जाता है मेरा रिजर्वायर से, उससे वेल बोर से, सॉरी, विच कैन बी सर्कुलेटेड आउट फ्रॉम द वेल, पीरियोडिकली सर्कुलेट आउट वेल, मतलब कुछ टाइम बाद मैं ये हॉट ऑयल सर्कुलेशन करता रहता हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये मैंने डैश लगाया, इसमें मैंने सीधा कि ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, कैन डैमेज द फॉर्मेशन ड्यूरिंग, हाँ जो मैंने बोला था ना, परफोरेशन खुली हो और मैं सर्कुलेशन कर रहा हूँ, तो इस हॉट ऑयल का एक तरह से डिसएडवांटेज है, ये हॉट ऑयल मेरा किसके अंदर, फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा सर्कुलेशन के टाइम पे। अगर मैंने यहाँ पे इसको परफोरेशन को ब्लॉक करने के लिए कुछ यहाँ पे, तभी मैं कुछ लगाता हूँ, पैकर टाइप कुछ लगाता हूँ, ताकि मेरा अगर मेरा नहीं है, यूजली नहीं है, तो ये मेरा फॉर्मेशन में चला जाएगा हॉट ऑयल, और एक पॉइंट आएगा मेरा हॉट ऑयल क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जिस पॉइंट पे मेरा क्लाउड पॉइंट से नीचे गया टेम्परेचर, उस पॉइंट पे मेरा क्या डिपोजिशन क्या डाउन हो जाएगा, डिपोजिशन शुरू होने लग जाएगा पैराफिन का। ठीक है, कैन डैमेज द फॉर्मेशन ड्यूरिंग सर्कुलेशन बाय एंटरिंग थ्रू परफोरेशन, कूलिंग एंड फॉर्मेशन एंड देन डिपोजिट, उसके बाद मेरा क्या डिपोजिट हो जाएगा। पैराफिन डिपोजिट में कंटेन स्केल्स और फॉरेन पार्टिकल्स विच विल रिलीज व्हेन पैराफिन मेल्ट्स एंड कैन एंटर, अगर मेरा हॉट ऑयल सर्कुलेशन हो रहा है उसमें मेरा फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि मेरा स्केल हो गया, स्केल मैंने जैसे कि बताया क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट रहती है, ये अगला एक मेरा टॉपिक रहेगा, ये पढ़ेंगे अभी, या फिर फॉरेन पार्टिकल जो कि मेरे न्यूक्लिएटिंग, पैराफिन के साथ मेरे न्यूक्लिएटिंग एजेंट भी रहता है, और भी चीजें मेरी क्या साथ के साथ डिपॉजिट हो जाती है, तो वो मेरी क्या होंगी, रिलीज होंगी जब मैं हॉट ऑयल सर्कुलेशन करूंगा, हॉट ऑयल सर्कुलेशन करूंगा तो रिलीज, तो यहां से मेरी रिलीज होके ये फॉरेन पार्टिकल भी मेरा इसके साथ क्या फॉर्मेशन में जा सकता है और उसको डैमेज कर सकता है, कैन एंटर टू परफोरेशन। ठीक है, अगर मेरा फॉर्मेशन में चला गया और क्या पैराफिन मेरी वहां पे क्या डिपॉजिट हो गई, तो मैं क्या करूंगा, स्टीम सर्कुलेट आउट करूंगा। बेसिकली ईओआर मेथड रहता है, हफ एंड पफ मेथड, वही वाला मेथड सेम यहाँ पर करूंगा टू इंक्रीज में, वो स्टीम मैं फॉर्मेशन के अंदर इंजेक्ट करूंगा, स्टीम इंजेक्ट करने से मेरा उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज, ताकि मेरी पैराफिन क्या होगी, सोल्यूबल होके ऑयल में और क्या प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे एक तरह से ये मेरा इस स्लाइड पे ये पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, हॉट ऑयल सर्कुलेशन से मेरा कैसे कैसे होता है, क्या डिसएडवांटेज आती है, और अगर फॉर्मेशन में हो जाए तो मैं स्टीम का यूज करता हूँ। कहाँ गया स्टीम, हाँ स्टीम का यूज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा सोलवेंट रिमूवल ऑफ वैक्स। क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर एक्सीलेंट पैराफिन सॉल्वेंट्स। ये मेरा क्या पैराफिन सॉल्वेंट रहता है, बहुत बढ़िया पैराफिन सॉल्वेंट, इसको मैं अगर सर्कुलेट आउट करूं तो मेरा पैराफिन सॉल्वेंट, पर इसकी एक डिसएडवांटेज है, ये मेरा कैटलिस्ट, रिफाइनरी में जो मेरे कैटलिस्ट होते हैं ना, उनको एक तरह से पॉइजन करता है, एक तरह से अगर आपने पढ़ा हो केमिकल में, तो ये इसकी कैटलिस्ट की जो मेरी पावर होती है उसको कम कर देता है, तो ये मेरा कम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एडवर्स इफेक्ट ऑन रिफाइनरी कैटलिस्ट। जो मेरा CH2 रहता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, ये यूनिवर्सल बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल पैराफिन सॉल्वेंट बोलते हैं इसे, क्योंकि मेरा ये सबसे ज्यादा यूज होता है पैराफिन को डिसॉल्व करने के लिए। पर इसकी भी एक डिसएडवांटेज है, इसकी एक डिसएडवांटेज है एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, इसको हैंडल अच्छे से करना है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये साथ के साथ लिखते चलना अपने नोटबुक में, ये वाले पॉइंट्स अपने नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है, तो ये मेरा इसकी डिसएडवांटेज है एक तरह से, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। कंडेंसेट, केरोसिन, डीजल ऑयल, इसमें भी मेरी पैराफिन डिसॉल्व हो जाएगी। डीजल ऑयल में एस्पाल्टिन इनसॉल्युबल रहता है, हमने पॉइंट लिखा होगा अगर आपने पीछे जाके देखना, तो डीजल ऑयल में मेरा एस्पाल्टिन इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, और एस्पाल्टिन मेरा टोलिन एंड जाइलिन और बेंजीन में क्या सॉल्युबल रहता है। तो बेसिकली ये सॉल्वेंट्स डालूंगा मैं किसको डिसॉल्व करने के लिए, पैराफिन एंड एस्पाल्टिन। ये मेरा हुआ सॉल्वेंट वाला पार्ट। ठीक है, सॉल्वेंट हो गया, हॉट ऑयल हो गया, और कौन सा हो गया, मैकेनिकल हो गए, 3 हो गए। एक और है डिस्पर्जेंट। डिस्पर्जेंट में कुछ नहीं है, बेसिकली एक केमिकल डालते हैं, पैरास्पर्स, हैलीबर्टन का पैरास्पर्स केमिकल है, ये डालते हैं। ये क्या होता है,
डिस्पर्स कर देता है वो, जो भी मेरा 10 to 20%, बाकी मेरा क्या रहता है, पानी वाटर रहता है, वाटर, तो वाटर के अंदर मेरा डिस्पर्स कर देता है पैराफिन को, मेरा क्या इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। ये इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हैलिबर्टन ने बेसिकली बहुत कामयाब चीज है एक तरह से पैरास्पर्स, ये बहुत इफेक्टिव है। डजंट डिसॉल्व पैराफिन बट डिस्पर्स, ये मैंने बोला था डिसॉल्व और डिस्पर्स में जो फर्क रहता है, वो डिसॉल्व नहीं करता, यानी कि मेरा पानी के अंदर मिक्स नहीं करता, पानी के अंदर मिक्स नहीं करता, पानी के अंदर बेसिकली डिस्पर्स करता है, ये अलग अलग करता है। रहते हैं मेरे अनडिसॉल्व भी हैं, बेसिकली मेरा अलग अलग करता है पार्टिकल्स, तो और डिस्पर्स रहते हैं, यानी कि मेरा वाटर के साथ ही फ्लो होंगे, वो वाटर के अंदर एक तरह से वाटर के साथ ही फ्लो होंगे, मिक्स नहीं है। बेसिकली अगर आप देखो तो वाटर के अंदर मेरे छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे डिस्पर्स। एक होता है मेरा वाटर, पानी में मेरा क्या चीनी अच्छे से घोलना, तो मेरा बिल्कुल एकदम क्या क्लियर हो जाती है चीनी जब घुल जाती है, वो मेरा होता है सोल्यूबल, यानी कि डिसॉल्व हो गया। एक होता है मेरा कोई पार्टिकल आप कुछ डालोगे तो मेरा दिखता है, मेरे को पार्टिकल्स पड़े हुए, वो मैं ऐसे घुमाता हूँ तो उसके अंदर मेरे को दिखते हैं। बेसिकली अगर इसकी इंक भी डालोगे मार्कर की तो वो दिखेंगे मेरे को, इंक वो मेरे डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो डिस्पर्स है। तो डजंट डिसॉल्व इन पैराफिन बट डिस्पर्स द पैराफिन, डिसॉल्व नहीं करते, डिस्पर्स करते हैं पैराफिन को, किसमें, वाटर। ये वाला पॉइंट था। तो ये बेसिकली मेरे क्या हुआ, ये 4 पॉइंट हुए किसके, क्योर। बेसिकली अगर मेरे डिस्पर्स हो जाए तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट हो जाए तो मैं, अब मैं देखता हूँ प्रिवेंशन, मेरा क्या है, प्रिवेंटिंग और डिक्रीजिंग वैक्स डिपॉजिट। ये मेरे हैं क्रिस्टल मॉडिफायर। क्रिस्टल मॉडिफायर में मैं क्या करता हूँ, क्रिस्टल मॉडिफायर में बेसिकली मैं क्रिस्टल को मॉडिफाई कर देता हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड एजेंट रहता है ना उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ताकि वो मेरा बूशी पार्टिकल्स ना बना पाए, अगर बनाए तो क्या डिपॉजिट ना हो पाए। इसका भी देखेंगे। प्लास्टिक पाइप एंड प्लास्टिक कोटिंग्स। प्लास्टिक पाइप बेसिकली मेरा स्मूथ पाइप रहता है, उस पर डिपॉजिट मेरी क्या कम होने लग जाती है, डिपॉजिट होने में बहुत स्लो हो जाती है, रेट ऑफ डिपोजिशन क्या हो जाता है प्लास्टिक पाइप में मेरा स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टील पाइप। पर इसका एक नुकसान है, मैंने प्लास्टिक पाइप डाल तो दिया, अगर जब तक मेरा स्लो रहेगा, जब तक मेरी एक लेयर डिपॉजिट नहीं हो जाती किस पे, पाइप पे, उसके बाद सेम रेट रहेगा एज कम्पेयर टू जैसे मेरा स्टील पाइप में था। क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर होएगा, अब इसके ऊपर डिपोजिशन होगा, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। अब मेरा पाइप के ऊपर थोड़ी ना हो रहा है, पाइप के ऊपर जो लेयर लग गई है उसके उस लेयर के ऊपर होगा, लेयर के ऊपर, लेयर के ऊपर, लेयर के ऊपर, ऐसे डिपोजिशन होता। तो बेसिकली ये होगा। सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट डालता रहता हूँ। सरफेक्टेंट बेसिकली मेरे कंपाउंड्स रहते हैं। सरफेक्टेंट बेसिकली मैंने जैसे ER वगैरह में पढ़ा रहता है वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है। एक तो वेटेबिलिटी वगैरह अल्टर करते हैं, दूसरा एक तरह से घुल देते। सरफेक्टेंट बेसिकली जो हम घरों में यूज करते हैं, एक कौन सा, एक मेरा पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, एक हाइड्रोफोबिक रहता है, एक हाइड्रोफिलिक रहता है, ठीक है, ये पार्टी रहते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर रहेगा मेरा सरफेक्टेंट का, उसी को रिजोल्व करता है मेरा क्या, एस्पार्टिन और पैराफिन। ये समय समय पर मैं क्या करता रहता हूँ, सर्कुलेट आउट करता रहता हूँ सरफेक्टेंट। डाउन होल हीटर्स, क्लाउड पॉइंट से ऊपर जो मैंने उसमें बताया था हॉट ऑयल सर्कुलेशन, और इसमें मैं डिपॉजिट होने से पहले नीचे क्या लगा दूं, डाउन होल हीटर्स लगा दूं, तो मेरा क्या सर्कुलेट हो। इनहिबिटिंग एस्पाल्टिन डिपोजिशन, एस्पाल्टिन डिपोजिशन को इनहिबिट कर दूं कैसे, कुछ सरफेस पे कोटिंग। बेसिकली इस पे रिसर्च भी चलती रहती है कि पाइपलाइन पे नैनो पार्टिकल्स कोट कर दिया, किसी तरह से कुछ कोट कर दिया। इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होते हैं, माइनर मेजर वगैरह प्रोजेक्ट अगर आपने करे होंगे, टॉपिक डिसाइड करते वक्त तो आपको याद आया होगा कि मेरे को ऐसे पैराफिन वगैरह डिपॉजिट नहीं होने देना, तो इस पे माइनर मेजर बहुत सारे टॉपिक्स निकलते हैं। प्रोडक्शन टेक्निक्स जो मैंने बोला था, हाई फ्लोरेट, हाई फ्लोरेट वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, हाई फ्लोरेट क्या, क्यों, शियर रेट इस पे हाई लगेगा, एक तरह से टर्बुलेंस ज्यादा होगा, मेरे को डिपॉजिट होने का उसका क्या टाइम नहीं मिलेगा। अगर मेरा कम फ्लोरेट रहेगा तो मेरा आराम आराम से डिपॉजिट होने को उसको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा मेरा पैराफिन, ठीक है। डिजाइन फॉर वैक्स कंट्रोल, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में अपना ऑयल वगैरह चेक कर लिया, भाई मेरा इतना पैराफिन कंट्रोल है, इतना पैराफिन है, इतना स्पेल्टिंग कंटेंट, उसके हिसाब से मैं अपना डाउन होल हीटर लगाऊं, अपना प्लास्टिक पाइप लगाऊं, यानी कि प्री डिजाइन, यानी कि डिजाइन ही मैं अपने जो वेल इक्विपमेंट्स है वो हिसाब से करूं कि मेरा प्रिवेंशन एक तरह से प्रिवेंट हो जाए पहले ही। कौन सा, या तो मैं प्लास्टिक पाइप यूज कर लूं डाउन होल हीटर, ताकि मेरा पैराफिन डिपॉजिट ही ना हो। तो इसका ये इस वाले पॉइंट में ये है, डिजाइन करो अपने वेल इक्विपमेंट को, ताकि मेरा क्या क्या रहे,
मेरा जो पैराफिन डिपॉजिट है वो होने से बच सके, प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल में एक एक चीज। ठीक है, तो क्रिस्टल मॉडिफायर में बेसिकली क्या रहते हैं, रिमूवल ऑफ न्यूक्लिएटिंग एजेंट विल प्रिवेंट एग्लोमेरेशन ऑफ, मेन प्रिंसिपल जो मैंने बोला था, मेरा न्यूक्लिएटिंग एजेंट तो एक तरह से या तो मॉडिफाई कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं वो। ठीक है, एक हैलिबर्टन का पैराचेक आता है, फ्यूज रिंग केमिकल सच एज नेप्थलीन, नेप्थलीन का एक केमिकल रहता है, मिक्सचर रहता है, हैलिबर्टन का पैराचेक रहता है, पैराचेक बोलते हैं, वो मेरा बेसिकली क्या करता है, वो ये काम करता है, क्या करता है, एक तरह से मेरा न्यूक्लियर क्रिस्टल मॉडिफाई कर देता है, यानी कि न्यूक्लियर एजेंट को मॉडिफाई कर देता है, मेरा डिपॉजिट ही नहीं होने देता, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या सर्कुलेट आउट कर देता हूँ। पैराचेक आर इफेक्टिव व्हेन स्पाल्टिंग्स आर न्यूक्लिएटिंग एजेंट फॉर फॉर्मिंग क्रिस्टल मॉडिफायर एग्लोमरेट्स। मेरा नेप्थलीन में क्या पैराफिन एस्पाल्टिन डिसॉल्व हो जाता है, एस्पाल्टिन डिसॉल्व हुआ यानी कि मेरा न्यूक्लिएटिंग एजेंट क्या हुआ, है ही नहीं, अब न्यूक्लियर वो तो डिसॉल्व हो गया ना मेरा एस्पाल्ट, तो एक तरह से मॉडिफाई हो गया, और क्या हो गया, मेरा डिस्पर्स तक तो हो जाएगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो गया, डिस्पर्स फेज में आ जाएगा, पर डिस्पर्स से क्या डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, समझने वाली बात ये है। ये मेरा क्या, ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये बेसिकली मेरा ये वाली बुक का है, ये एलन एंड रॉबर्ट्स का ही है डायग्राम। अगर आपको ये वाला जो दिख नहीं रहा होगा, वैसे दिख ही नहीं रहा होगा मेरे को पक्का कि ये छोटा छोटा आ रहा होगा, तो ये मेरा बेसिकली क्या है, क्रिस्टल ऑफ वैक्स अबव क्लाउड पॉइंट, ये वैक्स का क्रिस्टल है अबव क्लाउड पॉइंट, बिलो क्लाउड पॉइंट क्या हुआ, मेरे ये क्रिस्टल्स बाहर आ गए और क्या होने लग गए, एग्लोमरेट होने लग गए एक न्यूक्लिएट एजेंट के चारों तरफ, बिलो बबल पॉइंट, बिलो बबल पॉइंट का है, और फिर क्या हुआ, डिस्पोजिट होने लग गया। ये मेरा सिंपल केस है जो मेरा होगा। अब अगर मैं क्रिस्टल मॉडिफायर यूज करूं तो क्या होगा, अब ये है मेरा क्रिस्टल मॉडिफायर। क्रिस्टल मॉडिफायर एक तरह से क्या, न्यूक्लियस जो मेरा पैराफिन मेरा डिस्पर्स हो गया, पर न्यूक्लिएटिंग एजेंट नहीं है, तो अब न्यूक्लिएटिंग एजेंट ही नहीं है, तो मेरा क्या, ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं ये क्या चिपक ही रहे, डिपॉजिट ही नहीं हो रहे, किसको, मेरी इस वॉल को डिपॉजिट नहीं हो रहे। तो इस डायग्राम में बेसिकली है मेरा क्रिस्टल मॉडिफायर कैसे काम कर रहा है। ये अगर डायग्राम क्लियर नहीं, एलन एंड रॉबर्ट्स में देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लास्टिक पाइप एंड प्लास्टिक कोटिंग्स, प्लास्टिक पाइप एंड प्लास्टिक कोटिंग्स। स्मूथ प्लास्टिक, जितना स्मूथ प्लास्टिक बनाऊंगा इतना क्या मेरी कोटिंग करने में, डिपॉजिट होने में क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। या फिर प्लास्टिक कोटिंग कर दूं अगर मैं पाइप पे, तो मेरे को क्या डिपोजिशन में मुश्किल हो, डिपोजिशन बेसिकली मेरा डिपोजिशन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो मैंने बोला था पहली लेयर में तो मेरा मुश्किल होगा, आफ्टर द वन लेयर इज डिपॉजिट देन एक्यूमुलेशन विल कंटिन्यू एट सेम रेट एज ऑफ स्टील पाइप। पहली लेयर में मेरा डिपोजिशन रेट कम होगा, उसके बाद मेरा सेम रेट हो जाएगा। क्लीनिंग प्रॉब्लम मस्ट बी कंसिडर्ड। अब मेरा जैसे कि डिपॉजिट हो गया ना प्लास्टिक पाइप, तो इसमें मेरा आगे जाके प्लास्टिक पाइप मैंने स्टील पाइप की जगह इंस्टॉल कर दिया, पर इसमें ना मेरे डिफिकल्टीज आ जाती हैं। फिर एक तो मेरा प्रेशर रेटिंग ऑफ पाइप डिक्रीज हो जाता है जो प्लास्टिक पाइप रहता है, स्टील पाइप से कंपैरिजन प्लास्टिक रेटिंग। दूसरा, अगर मैं हॉट ऑयलिंग सर्कुलेशन करूंगा, हॉट ऑयलिंग में है ये MAY में ब्लो द पाइप एट द जॉइंट्स। अगर मैं हॉट ऑयल सर्कुलेशन कर रहा हूँ ना अपने पैराफिन में, तो इतना गर्म रहता है कि वो मेरा क्या ब्लो कर सकता है जहाँ पे मेरा पाइप के जॉइंट्स है, वही मेरा वीकर पॉइंट रहता है। सबसे पहले जॉइंट्स ही मेरा बेसिकली क्या रहता है, वीकर पॉइंट है, तो वो उसको क्या आसानी से ब्लो ऑफ कर देता है। प्लास्टिक है बेसिकली, प्लास्टिक मेरी हीट से क्या होगी, इंक्रीज होगी। हीट से क्या होता है, मेरा वो प्लास्टिक खींचने लग जाता है ना, उसी टाइप का सेम एक तरह से ब्लो हो जाएगा वो पाइप। ठीक है, तो प्लास्टिक पाइप एंड प्लास्टिक कोटिंग से था। सरफेक्टेंट एक तो मेरा हो गया ईयर वाला, जैसे मेरा धुलाई वगैरह। एक होता है ये मेरा जो सरफेस है ना, उसको एक तरह से सरफेस पे एक वाटर फिल्म बना देते हैं। अगर मैं सरफेक्टेंट सर्कुलेट आउट कर रहा हूँ तो सरफेस पे एक वाटर फिल्म बना देते हैं। ये वाटर फिल्म मेरी पैराफिन डिसॉल्व होने से, डिपॉजिट होने से रोक देती है एक तरह से। सरफेक्टेंट यूज ऑफ वाटर वेट विद द पाइप सरफेस, समझे। वाटर फिल्म बन गई, वाटर फिल्म बन गई, तो मेरा क्या पैराफिन क्या डिपॉजिट ही नहीं हो पा रहा उस पे, किस पे, पाइप पे। Some surfactant can act as solubilizing agent for nucleating agent and thus prevent paraffin agglomeration.
सम सर्फेक्टेंट कैन एक्ट एज सोल्यूबल, वही जैसे मैंने बोला एक तरह से धुलाई, उसमें क्या हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक, तो एक तरह से सोल्यूबल कर देगा उसको, जो न्यूक्लिएटिंग एजेंट है, और न्यूक्लिएटिंग एजेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा मेरा किस में, वाटर में और सर्फेक्टेंट में। तो न्यूक्लिएटिंग एजेंट ही नहीं मिल रहा, तो मेरा डिपोजिशन का क्या, डिपोजिशन का भाई मेरा ना सवाल ही नहीं उठता, डिपोजिशन का तो मेरा सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो मेरा क्या, ये सर्फेक्टेंट के फंक्शन है। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हर एक के उसमें, थोड़ा थोड़ा बस बेसिकली जानकारी होनी चाहिए हमें क्या क्या रहता है। डाउन होल हीटर्स बेसिकली में क्लाउड पॉइंट से ज्यादा रहना चाहिए, उसके लिए अगर मैं डाउन होल हीटर नीचे इंस्टॉल कर दूं ताकि मेरा पैराफिन डिसॉल्व हो सके, मेरा क्लाउड पॉइंट से नीचे टेम्परेचर रेंज आ सके। लैक्टी हीटर्स एम्प्लॉयड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ क्रूड ऑयल एज इट एंटर्स द वेलबोर। द ऑयल टेम्परेचर शुड बी सफिशिएंटली हाई दैट इट विल नॉट कूल टू इट्स क्लाउड पॉइंट बिफोर रीचिंग द सरफेस, यानी कि सरफेस तक मेरा क्लाउड पॉइंट से नीचे ना जाए टेम्परेचर। पर इस टेक्निक की लिमिटेशंस है क्या, इकोनॉमिक, एक तो कॉस्टली हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी मेरे को, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बेसिकली एक हीटर लगा रहा हूँ मैं नीचे, तो हीटर का कॉस्ट, मेंटेनेंस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, उसकी जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेरी मेंटेनेंस होगी, और इसकी कॉस्टली होगा मेरा, हीटर ही तो लगा रहा हूँ मैं नीचे, ये सारी चीज़ें तो वो मांगेगा ही, मेंटेनेंस भी मांगेगा, अलग से इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल अवेलेबिलिटी, मेरी फील्ड बेसिकली कहाँ आइसोलेटेड एरियाज में होती है, तो वहाँ तक मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी, तो एक तरह से ये मेरी क्या लिमिटेशंस हो जाती है इसकी डाउन होल हीटर की, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा कौन सा पॉइंट, इसके बाद आता है इनहिबिटिंग एस्पाल्टिन डिपोजिशन। पैराफिन के कंपैरेटिवली ना एस्पाल्टिन है ना, जो मेरी एस्पाल्टिन को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर मैं रोकता भी हूं ना, एस्पाल्टिन डिपोजिशन इज डिफिकल्ट टू इनहिबिट पर्टिकुलरली इन फॉर्मेशन में इसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली नेप्थलीन जो कि मेरा पैरास्पर्स्क में भी क्या मेन केमिकल था, वो इंजेक्ट करता हूँ इनटू फॉर्मेशन क्रिस्टल मॉडिफायर में भी मेरा, मैंने एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद मैं इंजेक्ट करता रहता हूँ, ताकि मेरा क्या एस्पाल्टिन क्या डिपॉजिट तो है। क्या हर वेल में करता हूँ? नहीं, हर वेल में नहीं करता हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में लैब टेस्ट करता हूँ तो लैब टेस्ट के वक्त मेरा पता लगता है, ठीक है, कि मेरा एस्पाल्टिन कंटेंट ज्यादा है या कम है। अगर मेरा ज्यादा रहा तो मैं क्या सर्कुलेट आउट करूँगा, उसी वक्त मेरा डिसाइड होता है कि मेरे को कितने टाइम इंटरवल सर्कुलेशन करनी है, तो करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो कितने कितने टाइम इंटरवल बात करनी है। इन ट्यूबिंग ऑल्सो नेप्थलीन शुड बी सर्कुलेटेड आउट, इन ट्यूबिंग फॉर्मेशन में भी और नेप्थलीन ट्यूबिंग में भी हम क्या नेप्थलीन सर्कुलेट आउट करते हैं टू इनहिबिट एस्पाल्टिन फॉर्मेशन डिपोजिशन, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक्स मैंने बोल दिया, प्रोडक्शन टेक्निक्स जो मेरी रहती हैं, मेंटेन वेल रेट हाई इनफ टू मेंटेन फ्लोइंग टेम्परेचर अबव, जो मेरा हाई, जो मैं फ्लो रेट रखता हूँ मैं हाई रखता हूँ ताकि मेरा टेम्परेचर किससे ज्यादा रहे, क्लाउड पॉइंट से ज्यादा रहे। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा मेरी क्या टर्बुलेंस ज्यादा रहे, और दूसरा मेरा क्या शेयर रेट ज्यादा रहे। अगर डिपॉजिट भी हो रहा है तो वॉल पे जो मेरा शेयर रेट है एक तरह से वो ज्यादा रहे। यही मेरे पॉइंट्स है इसमें प्रोडक्शन टेक्निक्स में, ठीक है, जो मैंने फ्लो रेट कम या ज्यादा वाली बात बताई थी वही सेम बात प्रोडक्शन टेक्निक। तो बेसिकली ये मेरे यही पॉइंट्स हुए किसके, पैराफिन और एस्पाल्टिन। तो पैराफिन एस्पाल्टिन में हमने क्या देखा कि मेरा पैराफिन होता है क्या, एस्पाल्टिन होता है क्या, उसके बाद डिपॉजिट कैसे होता है, कूलिंग होता है, क्लाउड पॉइंट, पावर पॉइंट, उसके बाद मेरा क्योर एंड प्रिवेंशन, ये दोनों चीजें देखी। तो यही था मेरा एस्पाल्टिन और पैराफिन में बेसिकली जो मेरी एक वेल प्रॉब्लम रहती है, वेल प्रॉब्लम, इसको माइटिगेट करने का तरीका एलन एंड रॉबर्ट से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है, बेसिकली थ्योरेटिकल वीडियो ये सारी, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं था। तो यही था मेरा इसमें पैराफिन एंड एस्पाल्टिन में क्या क्या रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।